तो आइए आज रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है और ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है जो कि बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए आज देखते हैं। आज सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 10 तक यानी 10 तक जो प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और साथ में इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें 1 से लेकर के 40 तक का जो क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग का दिया हुआ है। तो आइए हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी। बताइए, आप सब भी आंसर देते जाइए इसका कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग जो है कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, दूसरा है गांधी इरविन समझौता 1931 और तीसरा है पूना पैक्ट 1932 ईस्वी। या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त रूप से कांग्रेस ने 1916 ईस्वी में जो है डोमिनियन स्टेट की मांग जो है किया था, इसे भी ध्यान रखना है। और 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय इसका अध्यक्ष कहेगा कौन था। तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो समझौता किया गया था यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में, तो मदन मोहन जो मालवीय थे उसने इन जो है समझौतों का जो है यानी विरोध किया था। इस है कि ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी। तो फ्रांसीसियों की जो मदद किया गया था ये हो जाएगा टीपू सुल्तान ने किया था। अभी ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान जो है 1782 ईस्वी को मैसूर का शासक बना था और टीपू को जो है मैसूर का शेर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापति किया गया। तो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया है। तो ये मात्र जो है एक हो जाएगा, यानी 1924 ईस्वी का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम आयु के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अपना स्थापना हुई थी ये कब हो जाएगा। तो 1845 ईस्वी हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम द्वारा जो है की गई थी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के जो सघन वन है ये लाभदायक है किस लिए। तो पहला ऑप्शन है कृषि के लिए, दूसरा है जड़ी बूटी के लिए और तीसरा है खनिज पदार्थ के लिए और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र के सघन वन जो है इमारती लकड़ी के लिए जो है लाभदायक होता है। तो इमारती लकड़ी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के जो है शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं। तो उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास जो स्थल है उसे कहा जाता है प्रेरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेरी हो जाएगा। और ये अर्जेंटीना जो है यानी ये पंपास जो है ये अर्जेंटीना का घास हो जाएगा और जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया के जो है घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यानी जोड़ा जो है सही है। बताइए, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन है कोरबा छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। रामागुंडम तमिलनाडु, ये भी सही है। और तलचर जो उड़ीसा, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से जो है अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख जो है खाद्य फसल क्या है। तो बताइए, उत्पादन की दृष्टि से भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है तो ये कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा चावल जो है प्रमुख खाद्य फसल है। और ध्यान रखिएगा, जो गेहूँ है ये विश्व की जो प्रमुख जो है खाद्य फसल में से एक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो बताइए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा। ये शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और साथ में भी ध्यान रखिएगा, ये शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है
कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव बनी है। तो बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है तो कौन बनी है, तो ये हो जाएगा सेलेस्टे सौलो को बनाया गया है। ये सेलेस्टे सौलो कहाँ की है, ये अर्जेंटीना की है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो किस टीम ने जीता है, तो भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, इन पहला भारत का पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है, तो ये हो जाएगा केरल बना है। और ध्यान रखिएगा केरल का जो उच्च न्यायालय है ये भारत का पहला पेपर जो है लेस कोड बन गया है। और एक ध्यान और रखिएगा कि भारत का पहला डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत कहेगा तो वो भी जो है पुलमपुरा जो है केरल का गांव है, यानी प्रथम जो ग्राम पंचायत है जो डिजिटल बना है, पुलमपारा। अगला क्वेश्चन है कि किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन हो जाएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा आर दिनेश को जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में नए संसद भवन का डिजाइन जो है किस कंपनी ने तैयार किया है। तो नए जो संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया गया है ये किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा HCP कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। और ध्यान रखिएगा कहेगा कि यानी इसका जो है डिजाइन किसने तैयार किया है, तो नए संसद भवन का मुख्य जो आर्किटेक्ट है तो ये हो जाएगा बिमल पटेल हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जो है जेवलिन रैंकिंग में कौन बने हैं, तो यह हो जाएगा नीरज चोपड़ा बना है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है। तो बताइए महिला प्रीमियर लीग जो 2023 है इसका खिताब जो है किस टीम ने जीता है, तो ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसे हरा करके जीता है, तो ये हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके, यानी ये पहला जो है यानी IPL जीत लिया है। और अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद जो है शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन यानी किस नगर में किया गया था। बताइए अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था ये किस नगर में किया गया था, तो किया गया था राजगीर में किया गया था। तो राजगीर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है यानी ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कहेगा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो दूसरा हो जाएगा वैशाली में हुआ था। तीसरा कहेगा तो पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। बताइए खिलजी वंश का प्रथम शासक कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का प्रथम जो शासक था। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी लिपि की जो है सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो किससे जो है सिंधु घाटी लिपि की सूचना जो है सूचना जो है ज्ञात होती है किस स्रोत से, तो हो जाएगा जो मुहर है उसी मुहरों से, यानी वहाँ के लिपि के बारे में पता चलता है। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कहेगा लिपि कैसा है, तो लिपि जो है भाव चित्रात्मक है जिसे अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है। ये जो लिखा जाता था यानी बाएं से दायां और फिर जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है। बताइए कौन सा युग इसमें सुमिलित नहीं है, तो पहला इसमें है सॉन्डर्स हत्याकांड। सॉन्डर्स हत्याकांड जो है 1928 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा सही है। और जनरल डायर हत्या जो है ये हो जाएगा 1932 ईस्वी में नहीं, ये हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था, इसलिए गलत हो जाएगा। गलत ही कुछ कर रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए काकुरी कांड हुआ तो 9 अगस्त जो है 1925 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ये सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रारंभ हुआ था ये हो जाएगा 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कनाडा के जो हैमिल्टन नामक जो है यानी शहर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच में हुआ था। तो पूना समझौता जो हुआ था ये हो जाए गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। बताइए किसने सती प्रथा का अंत किया था भारत में, तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1829 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत किया गया था, तो हो जाएगा 17 एक्ट के तहत किया गया था। और अगला क्वेश्चन है
गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो इसमें से आर्यभट्ट भी थे और वराहमिहिर थे, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है देशांतर में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो भारत की जो है परमाणिक जो है मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर जो है यही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से जो है गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से जो किसका उद्गम जो है भारत में है। तो उद्गम बताना है भारत में किसका है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी का उद्गम जो है भारत में है। और ये सतलज जो है और ब्रह्मपुत्र इसका जो उद्गम हो जाएगा भारत से बाहर यानी तिब्बत में इसका उद्गम है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। बताइए कौन सा नृत्य है बिहार का जो गुजरात में किए जाने वाले जो गरबा नृत्य है उसके समान है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा झुमरी जो नृत्य है ये गरबा के समान है। और ध्यान रखिएगा ये जो झुमरी नृत्य है केवल विवाहित महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहेगा ये हो जाएगा एंडीज जो पर्वतमाला है सबसे बड़ी है जो कि दक्षिण अमेरिका में ये पड़ता है। और इसका कहेगा कितना किलोमीटर लंबा है, तो 7000 किलोमीटर यानी 7000 किलोमीटर यह लंबी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है। पहला है लिपुलेख, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, बिल्कुल ये सही है। दूसरा नाथुला है अरुणाचल प्रदेश, से गलत है। नाथुला कहाँ है, नाथुला जो है सिक्किम में है, इसलिए इसका गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और पालघाट केरल में है, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम जो है आयु होनी चाहिए। तो यानी जो विधान परिषद चुनाव लड़ने में कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। वही लोकसभा कहेगा या विधानसभा कहेगा दोनों के लिए जो है 25 वर्ष एज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्य में से किसमें है। तो इसमें से बताना है अनुसूचित जो है जातियों में लोकसभा में सर्वाधिक जो है यानी सीट कहेगा किस राज्य में है। तो सर्वाधिक जो सीट है ये एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ऑप्शन मध्य प्रदेश में नहीं है, इसलिए आंसर जो इसका ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हो जाएगा यानी सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपयोगों का उन्मूलन, ये इसका जो है सैन्य यानी ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है कि यानी जो है किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा कर सकता है। तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा किया जाता है किस आर्टिकल के तहत हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 के तहत हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा अभी तक जो वित्तीय आपात जो है कभी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे जो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है प्रभावित हो रहा है। तो बताइए ये कौन सा जो है रिट जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो हो जाएगा परमादेश को जारी किया जाता है। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं करता है तब जो है परमादेश को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। बताइए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, ये हो जाएगा त्रिस्तरीय हो जाएगा। और ये द्विस्तरीय जो है ये अशोक जो है मेहता के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार माना जाता है। तो किस सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार माना जाता है, तो ये हो जाएगा जो संसदीय जो सरकार होता है ये संसदीय सरकार को पूर्णतः उत्तरदायी सरकार माना जाता है। तो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश से मतलब सम्मिष्ट में जो है जन्मी यानी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जन्म दर से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में जो गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है ये किस विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। जो सिक्किम एक नया राज्य जो बना था, ये किस संविधान संशोधन के तहत इसे बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 36वें जो है संविधान संशोधन के तहत इसे बनाया गया था, 22वां राज्य के रूप में बनाया गया था। तो किसी ऑप्शन में नहीं है 36वां, तो ये हो जाएगा ई नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है? बताइए, जो दामोदर जो है ये सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हो जाएगा यानी हुगली की जो है सहायक नदी हो जाएगा। और बताइए तो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी कहेगा तो कौन कौन हो जाएगा? इसका यमुना है, गंडक है, घाघरा है और कोसी। ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। और वही कहेगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो लोहित है, दिहांग है, ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर सही इसमें दिया गया है? बताना है कौन सा मुख्यालय इसमें सही है। पहला है यूएनओ का मुख्यालय लंदन, तो ये गलत हो जाएगा। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। दूसरा है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा, तो बिल्कुल सही है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और तीसरा है यानी आईएलओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, ये गलत हो जाएगा। आईएलओ का जो मुख्यालय है यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी हो जाएगा इसका भी जेनेवा है, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध यानी वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो वैद्य जीवक जो रहते थे ये हो जाएगा किसके समय में? बिंबिसार के दरबार में रहा करता था। और अगला है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा अनाई मुडी हो जाएगा। वही दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा दोड्डा बेटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो बताइए कौन सी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है ऑप्शन के अनुसार? तो हो जाएगा मैथिली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहला जो दिया गया था ये तमिल को ही दिया गया था, 2004 में दिया गया था। और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कहेगा अभी प्रेजेंट में कितना है? तो 6 को शास्त्रीय भाषा की संख्या है। जो लेटेस्ट वाला हो जाएगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो दिया गया है 2014 में ये दिया गया है, उड़िया को दिया गया, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है दोनों नाम जो है संबंधित है? तो कौन इसमें दोनों नाम संबंधित है? तो ये हो जाएगा सौसर। जो सौसर है इसका संबंध फुटबॉल से है, बाकी जो ये सब गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा कि शब्द जो है मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ जो है मौसम है। तो बताइए किस शब्द से लिया गया इसे? तो ये जो लिया गया है अरबी शब्द से लिया गया है। और आगे है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो बताइए वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 29 जो है जुलाई, 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूपेण क्या है? तो सीपीआई का पूर्ण रूप कहेगा तो क्या हो जाएगा? यानी सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस जो है इंडेक्स होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन जो सा जो है बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो हमारे जो सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये गुरुत्वाकर्षण जो है बल की वजह से ही होता है। और अगला क्वेश्चन है पौधों की ऊर्जा की जो है कम आवश्यकता यानी क्यों होती है? यानी पौधों की जो है ऊर्जा की जो है कम आवश्यकता होती है, क्यों होती है? क्योंकि यानी इनमें जो है अत्यधिक यानी मृत कोशिकाएं पाई जाती है। बिल्कुल सही है, इनमें बहुत सारा जो मृत कोशिकाएं पाया जाता है इसलिए भी उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है क्योंकि ये ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, तो ये भी सही है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है पौधा। और क्योंकि वे अपना जो है भोजन स्वयं बनाता है तो ये भी सही है, इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से बताना है यानी श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है? पहला ऑप्शन श्वास नली है, तो बिल्कुल ये श्वास नली तो होता है श्वसन प्रणाली का हिस्सा। और फेफड़ा ये भी हो जाएगा, लेकिन ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये जो है यानी इसका श्वास नली का हिस्सा नहीं है। ये हो जाएगा मेरुरज्जु जो होता है मस्तिष्क वाला, उससे इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि सीमा जो है नींबू निचोड़ती है और रस को जो गिलास में एकत्र करती है, जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो रही है। तो जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहा है, इसके आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी प्रभाव जो है यानी बढ़ेगा।
ध्यान रखिएगा इसकी आयनों की सांद्रता जो है यानी ये बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है। बताइए निष्क्रिय गैस समूह इनमें से कौन सा है। तो ये शून्य समूह जो है और 18 वाला ग्रुप यानी 18वां जो वर्ग है ये भी क्या है, ये निष्क्रिय समूह के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है। तो चाकू से जिसको काटा जा सकता है ऑप्शन के अनुसार इसमें सोडियम को भी काट सकते हैं और पोटासियम को भी काट सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल में जो प्रथम ग्रुप वाला जो यानी एलिमेंट है उसको जो हम लोग चाकू से काटा जा सकता है, जिसमें सोडियम पोटासियम और लिथियम ये सब जो है यानी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 97 कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो बताइए कौन इसमें जो है फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो ये अंडव जो होता है ये फूल के केंद्र में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 98 कि वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। बताना है कि वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, तो बिल्कुल ये सही होता है। जो आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण से अधिक होता है, सही है। दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, तो ये भी जो है सही है। और तीसरा है निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होता है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त में से जो है एक से अधिक यानी जो है आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित में गलत है। बताना है कौन ऊर्जा के रूपांतरण से संबंध में गलत है। पहला ऑप्शन है विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, इसलिए जो है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और तीसरा है विद्युत बल्ब के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बदलता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो विभिन्न रूपों में जो मौजूद हो सकता है वह कौन हो जाएगा। तो वो कार्बन जो होता है ये विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। और अगला क्वेश्चन है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। जो अंडा है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो ये हो जाएगा यानी बीज वाहिका के द्वारा जो है इसे ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है यानी सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय। तो ये हो जाएगा इसमें होता है नाभिकीय संलयन जो है होता है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तो इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है यानी ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्र के खुलने का कारण होता है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर। तो हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश एवं उनका जो है फूलना, इसी वजह से जो है रंध्र के खुलने का जो कारण होता है, इसका आंसर जो ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। जो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो हो जाएगा इसका आंसर है यानी शुक्रवाहिका जो है ये नहीं होगा, बाकी गर्भाशय है अंडाशय ये सब हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है नर प्रजनन तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अम्ल एक क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। जो अम्ल और क्षार होता है इनके बीच जो अभिक्रिया होता है तो उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें लवण और जल का उत्पन्न होता है, तो लवण और जल किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 106 कि मानव रक्त में कोशिकीय अंग का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। यानी मानव रक्त में कोशिकीय अंग का जो है कितना प्रतिशत जो है यानी इसमें प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा होता है इसमें लगभग 54% के आसपास जो है प्लाज्मा होता है, तो 54% किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर जो है यानी ई हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किण्वन निम्न में से किसका प्रकार है। ये किण्वन जो है फर्मेंटेशन ये किसका प्रकार होता है। तो ये प्रकार हो जाएगा यानी आवासीय जो है
मतलब अवायवीय जो है श्वसन, तो इस अवायवीय श्वसन का जो है ये प्रकार हो जाएगा किण्वन। और अगला क्वेश्चन है कि अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव होता है। जब अशुद्धियाँ मिलाया जाता है तो इसमें द्रव का क्वथनांक कहेगा तो क्या होता है, इसमें इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इनमें कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो आपको बताना है। तो ये नायलॉन और रेयॉन ये सब जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में यानी अंतिम उत्पाद क्या है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होता है ये क्या होता है, तो ये ग्लूकोज जो है अंतिम उत्पाद होता है। और ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का सामान्य सूत्र कहेगा तो कितना होता है, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6 जो है ये ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है। और अगला क्वेश्चन है दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाता है, यानी इसका कारण क्या है, यानी दूध से जो क्रीम निकाला जाता है किस कारण से होता है, तो ये हो जाएगा जो अपकेंद्रीय जो बल है इसी की वजह से जो है क्रीम बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग यानी इंफ्रारेड रेंज होता है। तो इंफ्रारेड जो रेंज होता है सूर्य का कितना प्रतिशत भाग, तो इसका 1/3 जो भाग होता है ये इंफ्रारेड होता है। और ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण की खोज जो है विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा इंफ्रारेड का खोज किया गया है, तो विलियम हर्शेल के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वस्तु जो कहाँ स्थित होगा, जब कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ऐसे ही होता है, ये अवतल दर्पण है, कोई वस्तु है ये फोकस है, ये जो है वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को रखेंगे हम लोग कहाँ, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र के जो है परे रखेंगे वस्तु को, तभी जो इसका फोकस बनेगा, यानी ऐसे जाएगा और ये जो है इधर से बनेगा, इधर से जाएगा ऐसे बनेगा, तब ये क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और जो है यानी छोटा बनेगा। इसका आंसर जो है वक्रता केंद्र के परे हो जाएगा C नंबर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ़ारेनहाइट तापमापी यानी जो 14 जो दिया हुआ है फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, तो सेल्सियस पैमाने पर यह तापमान कितना होगा। इसका जो फार्मूला होता है C/, होता है यानी 100 होता है बराबर F माइनस जो है 32 जो है 180 होता है। इस पर इसको बैठा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका यानी -10 जो है डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त का जो है आकार कैसा होता है। तो लाल रक्त का जो आकार होता है ये होता है गोलाकार होता है, इसे भी ध्यान रखना है। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है कि सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस यानी क्या करते हैं। तो क्यों करते हैं हम लोग काले यानी जो है यानी काले रंग के जो कपड़ों में हम लोग इन सर्दियों में अधिक सहज महसूस करते हैं, तो क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन है गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करता है, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि गहरे रंग के कपड़े अधिक जो है इन गर्मी को अवशोषित करता है, गर्मी को नहीं उष्मा को अवशोषित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। और गहरे रंग के कपड़े बहुत जो है उष्मा रोधी व्यवहार करते हैं, तो ये भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का जो निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है, यह ओजोन के क्षय को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। तो बताइए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है निर्मित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है, तो यह ओजोन के यानी क्षरण को रोकने की जो है किस प्रकार ये सहायक यानी होगा। तो पहला ऑप्शन इसका है कि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले जो है CFC के निर्गमन को कम करेगा, यानी निर्गमन को कम करेगा, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है यानी 1 नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो ओजोन परत की जो मोटाई मापा जाता है, ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापा जाता है, कौन सी इकाई के द्वारा, तो हो जाएगा डॉप्सन के द्वारा ओजोन परत की इकाई को मापा जाता है। और ध्यान रखिएगा ओजोन परत जो पाया जाता है ये समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस जो है गैस है। बताइए कौन जो ग्रीन हाउस गैस है। तो पहला हाइड्रोजन तो नहीं है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी जो है ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है किसमें जो है गहरे तथा हल्के बंद यानी होते हैं। तो किसमें गहरे तथा हल्के जो बंद होते हैं तो ये हो जाएगा जो धारीदार जो रेशा होता है इसी में यानी ये होता है। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर में कि जो घंटियां जो है धातु की बनी होती है, क्योंकि वे प्रकृति होती है तो जो घंटी धातु की बनी होती है उसकी जो प्रकृति होती है यानी ध्वनिक वाली होती है, तभी तो घंटी बजता है। और घंटा धातु जो होता है कॉपर एवं टीन के बने मिश्रण धातु होते हैं। तो यही तक आज का था। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा ये क्वेश्चन। थैंक यू।